दोस्तों ये जो वीडियो है इस नॉवेल का पहला पार्ट नहीं है, तो इसके पहले के जितने पार्ट्स हैं उनकी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। आप प्लीज़ पहले उनको गो थ्रू कीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा और इससे आपको नॉवेल की या पूरी जो स्टोरी है उसकी एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वन। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो सारे वीडियोज़ पहले देख लिए हैं, तो हम अब इसके आगे के पार्ट से शुरू करते हैं। अब ये सब एलिजाबेथ को इतना कोई इंटरेस्ट का लगता नहीं है, तो वो बोलती है कि ठीक है, आई एम डन विद दिस डांस, तो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जेन को जाके पूछती है कि अगर जेन ने बिंगली से बात की हो, कुछ उसे कुछ पता हो विक्रम के बारे में। तो जेन भी बोलती है कि नहीं, मैंने जब बिंगली को पूछा तो उसने बताया कि वो कभी पर्सनली विक्रम से मिला नहीं है, तो उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी जो मिस्टर कॉलिन्स हैं, वो जो इनके यहाँ पे शादी करने के लिए आए हैं पाँचों में से किसी एक लड़की से, तो मिस्टर कॉलिन्स जो आते हैं वो एकदम कि कहते हैं कि ओ, आपको पता है कि वो जो मिस्टर डार्सी हैं वो लेडी कैथरीन के नेफ्यू हैं, और वाओ इतने अच्छे हैं, मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। और मैं मतलब वो क्योंकि जैसा वो इंसान है बाय द बुक वाला अजीब सा इंसान, बहुत बोरिंग सा, तो वो बोलता है कि मैं इनसे मिलूंगा। उसको लगता है कि मैं इसके भी आगे पीछे, जैसे वो कैथरीन लेडी कैथरीन के आगे पीछे घूमता है वैसे वो इसके भी आगे पीछे घूमेगा, तो इनको भी बहुत खुशी होगी डार्सी को। लेकिन डार्सी वैसा नहीं है ना, डार्सी को अपने में रहना, उसको फालतू की चीज़ें, झूठी तारीफ वगैरह, उस सब में उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कॉलिन जब वहाँ जाने के लिए बोलता है तो एलिजाबेथ उसको बोलती है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, मत मत जाओ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भी कॉलिन्स बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो जाऊँगा, मुझे मिलना है। और वो एलिजाबेथ की कोई इतनी बात सुनता नहीं है। उधर जो मैरी है वो भी अभी तक जो पियानो पे बजा रही थी गाना, वो उसने अब जाके फाइनली ख़त्म किया। वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं बजा रही थी, तो सबकी नज़र में वो आ रहा है। कॉलिन्स ज़बरदस्ती जाके डार्सी का दिमाग खाता है। डार्सी बेचारा पोलाइट रहने के चक्कर में हाँ हाँ करता है, लेकिन उसे उसकी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर जो मिसेस बेनेट है वो बैठ के डार्सी की बुराई कर रही है, तो ये जेन बोलती है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से उसकी बुराई मत करो, अच्छा नहीं लगता, वो सुन लेगा। तो मिसेस बेनेट बोलती है मुझे कोई डर बैठा है क्या उसका, मैं तो करूँगी, मुझे जो करना है। तो अब बेचारी जो एलिजाबेथ है उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी पूरी फैमिली जितना मैक्सिमम अपने आप को एक्सपोज कर सकती थी उस पूरी इवनिंग में, जैसे कि हर कोई सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहा हो, इसको बहुत एम्बारसमेंट हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, तो वो चुपचाप ही रहती, क्या करेगी बेचारी। अब जब ये पार्टी वगैरह ख़त्म हो जाती है, अगले दिन जो मिस्टर कॉलिन्स है वो घर जाके डिक्लेयर करते हैं कि मैं एलिजाबेथ से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले तो वो जेन से करना चाहते थे, बट जेन की ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, तो वो बोलते हैं मैं एलिजाबेथ से शादी करूँगा। अब एलिजाबेथ ऐसे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अब ये लोग अकेले जब रूम में बात कर रहे हैं तो एलिजाबेथ उसको बोलती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लड़कियों का रहता है कि वो उनको शुरू में ना ही बोलना होता है, उनकी ना में हाँ होती है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ कि सिर्फ थोड़ी शर्म दिखाने के लिए, थोड़ी कॉयनेस दिखाने के लिए मैं अपनी खुशियों पे पानी फेर दूँ। अगर मुझे आप पसंद होते तो मैं हाँ कर देती, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको आपकी तरह किसी लड़की से शादी करनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, हमारे में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। अब वो कॉलेज जो है उसको यही लगता है कि ये लड़की है, थोड़ा शर्मा रही है, इसीलिए नहीं बोल रही है, तो बार बार एलिजाबेथ उसको इंसिस्ट करती है कि नहीं, मैं कोई शर्मा नहीं रही हूँ, मैं सच में तुम्हें मना कर रही हूँ। और ये बार बार बोलता है कि नहीं नहीं, तुम शर्मा रही हो, ये कितनी चार्मिंग हो तुम, वाह, ऐसे करके उसको वो और अट्रैक्ट हो रहा है उससे। ऐसे करके एलिजाबेथ अपना दिमाग ख़राब करके बैठी रहती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया। तो जो कॉलिन्स है जब वो नीचे जाते हैं तो वो मिसेस बेनेट को बताते हैं कि मैंने लिज़ी से बात की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो शर्म के मारे अभी मुझे मना कर रही है, लेकिन हम लोग की शादी करेंगे। तो मिसेस बेनेट जो है वो बोलती है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि उसको अगर हाँ करना होता तो वो हाँ कर देती, मेरी बेटी शर्म के मारे ना बोलने वालों में से नहीं है, उसका सच में अगर उसने मन बना लिया तो वो आपसे शादी नहीं करेगी। तो इवन दो मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि उनका ऐसा है कि मेरे सर से बोझ उतर जाएगा, प्लस ये इंसान के पास पैसा है तो मेरी बेटी खुश रहेगी, ऐसा। तो वो चाहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन लिज़ी को वो बिल्कुल पसंद नहीं, और वो है भी बहुत बोरिंग सा इंसान, और उन लोगों में कुछ भी मैच नहीं होता है, उनकी जो पर्सनालिटी बिल्कुल भी मैच नहीं होती। तो मिसेस बेनेट जो है वो बोलती है कि नहीं, उसने अगर अपना मन बना लिया तो वो शादी नहीं करेगी। तो ये सुन के जो कॉलिन्स है वो थोड़ा सा चिढ़ता है और बोलता है कि अगर वो इतनी ही ज़िद्दी है, इतनी अड़ियल है, तो मुझे भी उससे शादी नहीं करनी है। तो मिसेस बेनेट बोलती है कि नहीं नहीं, मैं उसको समझाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। तो यहाँ कॉलिन्स जो ऑलरेडी उसने अपना मन बना लिया कि उसको शादी नहीं करनी है लिज़ी से। अब इधर जो मिसेस बेनेट है वो दौड़ दौड़ के जाती है मिस्टर बेनेट के पास लाइब्रेरी में, और बोलती है कि सुनिए सुनिए, ये देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है, शादी करने से मना कर दिया इसने कॉलिन्स को, आप ही उसको समझाओ, ये वो। तो फिर जो है मिस्टर बेनेट वो एलिजाबेथ को बुलाते हैं रूम में और बोलते हैं कि अब तुम्हें फ़ैसला करना पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी ने कह दिया है कि अगर तुमने कॉलिन से शादी नहीं की तो वो तुमसे कभी बात नहीं करेंगी। और फिर उसके पापा कहते हैं लेकिन अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा।
तो यहाँ पे ये कह के वो अपना फैसला सुना देते हैं। वो भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी ऐसे इंसान से हो, तो वो अपनी बेटी की साइड लेते हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं है कि एलिजाबेथ की शादी हो जल्दी से जल्दी। तो अब ये सब हो जाने पे मिसेस बेनेट थोड़ा गुस्सा करती है, लेकिन फिर अब वो भी क्या कर सकती है, तो वो चुप रह जाती है। इधर जो मिस्टर कॉलिंस है, उनका ईगो, उनका प्राइड कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है कि ऐसे कैसे इस लड़की ने मुझे मना किया। और इस पूरा फैमिली में ऐसी सब कन्फ्यूजन चल रहा है जब जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है शार्लेट, वो इनसे मिलने के लिए आती है। फिर वो लोग ऐसे ही सब के बारे में बात करते हैं कि क्या हो गया ऐसा। अब यहाँ फाइनली जो कॉलिंस है वो बोलता है मिसेस बेनेट को कि अब जैसा वो इंसान है, वो अपना लॉन्ग भाषण देना चालू कर देता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने मन में सिर्फ अच्छे विचार लेके आया था, अब मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे सारे इंटेंशन बहुत अच्छे थे। ये सब करते करते वो माफ़ी मांग के फाइनली वो जाने लगता है। ये सब कह के वो वहाँ से फिर चला जाता है। अब अगले दिन जो है, जो एलिजाबेथ है, उसको सिर्फ थोड़ा बहुत अपनी मम्मी से थोड़े ताने सुनने पड़ते हैं, डांट सुननी पड़ती है, बट बाकी सब ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इधर पे जो इसकी छोटी बहन है किटी और लीडिया, वो लोग ऐसी बात करते हैं, देखने के लिए जाते हैं कि विक्रम वापस आया है क्या। लेकिन विक्रम जो है वो वापस नहीं आया और किसी को भी उसका आइडिया नहीं है कि क्या हुआ। इतने में जेन को एक लेटर मिलता है जो कि नेदरफील्ड से आया हुआ रहता है। उसमें कुछ सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा होता है। तो जो जेन है वो पढ़ती है लेटर, और वो ध्यान से कुछ कुछ हिस्सा पढ़ रही होती है। जो हम किसी कोई चीज़ हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तो कैसे चेहरा बनाते हैं, वैसे। फिर वो बोलती है कि कैरोलाइन बिंगली, जो बिंगली की बहन है, उसने ये चिट्ठी भेजी है, और चिट्ठी में ये लिखा है कि हम लोग शहर जा रहे हैं वापस, और पक्का नहीं है कि हम लोग कब वापस आएंगे। बस उतना ही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा। अब ये क्योंकि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को जेन से अब मिलने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लगा था, मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट और इनकी फैमिली को, कि अब जेन से शादी होने वाली, मतलब मिलना जुलना लगा रहेगा और सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने ये लिख दिया कि हमें पता नहीं कि हम कब वापस आएंगे, हम शहर में ही रहने वाले अभी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसा हुआ कि उसकी शादी टूट गई है कहीं ना कहीं। तो इन लोगों को सब वो बार बार लेटर पढ़ते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसको तो मुझे मैं अच्छी भी लगी थी, फिर एकदम से कैसे हो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, डार्सी से मिलने की तो मुझे वैसे भी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन बिंगली ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये लोग वो लेटर को ही डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उनको दुख हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी होप्स इतनी लग चुकी होती है कि अब शादी होने वाली है, और बिंगली और जिन भी एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, तो वो लोग काफ़ी खुश थे। अब आपको याद है कि जो एलिजाबेथ की जो फ्रेंड थी, शार्लेट शार्लेट लुकास, जो उनके घर मिलने आई थी, जो कॉलिंस है वो उनके घर पे जाके उनकी बेटी का रिश्ता मांगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये अच्छी लड़की है और इन लोगों की आपस में बनेगी। और क्योंकि जो जो शार्लेट है वो भी काफ़ी सिंपल सी दिखती है, नॉर्मल लड़की है, तो उसके घर वाले भी सोचते हैं कि अच्छा, इस आदमी के पास पैसा है, कम से कम हमारी बेटी वहाँ सुख से चैन से रहेगी। तो वो लोग ये शादी फिक्स कर देते हैं। इस सब के बारे में मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट, इनकी फैमिली को कुछ नहीं पता है, बेनेट फैमिली को कुछ भी नहीं मालूम है। तो अब जब जो कॉलिंस है वो इन लोगों को फाइनल बाय बोलने के लिए आता है, तो ये लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से मिस्टर बेनेट बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जब भी वापस आओ तो मिलने आ जाना, ऐसे ऊपर ऊपर से। ऑब्वियसली वो चाहते नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं। तो कॉलिन बोलता है कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जल्दी ही आऊँगा। तो ये लोग एकदम ऐसे शौक में हो जाते हैं कि ये जल्दी क्यों वापस आने वाला है, क्योंकि इसका तो अपना काम है ना। तो वो बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारी लेडी कैथरीन है ना, वो भी तो देखे, उसको तुम अगर जल्दी वापस आए तो उसे बुरा लगेगा। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, वो मेरी फ्रेंड जो है वो तो समझ जाएंगी सब, कोई बात नहीं, आपकी जो चिंता है उसके लिए थैंक यू, मैं जल्दी वापस आऊँगा, आप सबसे मिलूँगा। फिर क्या होता है कि शार्लेट की जो मम्मी है वो इधर आके इन लोगों को बताती है, एलिजाबेथ और मिसेस बेनेट को, कि शार्लेट की शादी कॉलिन से फिक्स हो गई है। अब क्योंकि एलिजाबेथ और शार्लेट बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो एलिजाबेथ एकदम शॉक में आ जाती है कि ये उससे क्यों शादी कर रही है। तो फिर जो उसकी मम्मी है मिसेस लूकास, वो उसको एकदम बोलती है कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कॉलिन्स को किसी से शादी नहीं करनी चाहिए, उसको कोई ना कोई लड़की तो मिलेगी ना, और अच्छा है, फैमिली अच्छी है, उसके पास पैसा है, अच्छे घर का इंसान है, तो वो खुश रखेगा। तो फिर एलिजाबेथ एकदम खुद को काम करती है, कंपोज करती है, और फिर बोलती है कि हाँ हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ उसके लिए, क्योंकि अब उसे वो इंसान नहीं पसंद है, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो फाइनली फिर वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उनकी शादी के लिए उनको ब्लेसिंग्स देती है। लेकिन जो मिसेस बेनेट है उनको बहुत गुस्सा है, उनको ऐसा लगता है कि शार्लेट ने एक तरीके से चीट किया, क्योंकि कॉलिंस जो है उसकी नज़र इनके घर पे है, राइट, कि जैसे मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाएगी वो ये इनका घर और पूरी प्रॉपर्टी ले लेगा। तो जो मिसेस बेनेट है उनको बार बार ये लगता है कि शार्लेट भी है जो वो इसी घर के बारे में सोच रही है, कि उसकी नज़र इस पूरे घर पे, कि वो उसकी बीवी बन जाएगी और जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो ये घर इन लोगों से हड़प लेगी। तो इसीलिए वो जानबूझ के जाके उसके पेरेंट्स को भी बोलती है कि आपको पता है उसको एलिजाबेथ से पहले शादी करनी थी, वो तो हमारी लिज़ी ने मना कर दिया, आप कैसे उससे शादी करा सकते हो।
लेकिन जो एलिजाबेथ है वो समझाती है कि जाने दो, कुछ नहीं होता। जेन भी चुप ही रहती है इस मामले में, क्या बोले। अब इधर जो है जेन को चिट्ठी आती है बिंगली से, उसमें उसने खुद ही लिखा हुआ होता है कि हाँ हम लोग अभी नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो शादी टूट गई है। तो अब जेन है उसको काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, उसे किसी के लिए बुरा बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो उसको दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर वो यही बोलती है कि ठीक है, अगर नहीं भी हमारी शादी होती है तो भी मैं उसे एक अच्छे इंसान की तरह दिल में याद रखूंगी। इस बात पे उसका एलिजाबेथ से थोड़ी कहासुनी हो जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ बोलती है कि तुम ऐसे कैसे, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा और फिर भी तुम उसकी साइड ले रही हो। और वो डार्सी को भी बहुत बुरा बुरा बोलती है। तो जेन जो है उसको समझाती है कि हमें नहीं पता कि उसकी क्या कंडीशंस होंगी, वी डोंट नो एनीथिंग, तो हमें जज नहीं करना चाहिए। तो एलिजाबेथ उसको बोलती है कि तुम ही ये अच्छे अच्छे बनाए रखो, और मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो गुस्सा है उस पर। ये सब चीज़ें होती हैं, उन लोग बात करते हैं। और इधर विक्रम के बारे में, विक्रम से ये लोग बात करते हैं और सब कुछ। और हर कोई जो भी मतलब पूरे उनके जो समझ, उनका जो पूरा गांव है, वो लोग सब ये बोलते हैं कि हाँ उनमें से किसी को भी डार्सी पसंद नहीं था। और फिर इन लोगों को ये भी लगता है कि हो सकता है डार्सी ही चाहता होगा कि जो बिंगली है उसकी शादी डार्सी की बहन से हो जाए, इसीलिए उसने ये शादी तोड़वाई है। ये सब सुन के उनके मन में और ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो लोग बोलते हैं कि हाँ हमें तो इंसान वो वैसे भी पसंद नहीं था, अच्छा हुआ कि वो बेकार लोग यहाँ से चले गए। अब कुछ दिनों बाद जो क्या है, मिस्टर कॉलिंस को शादी उनकी करने के लिए वो शार्लेट के घर पे जाते हैं, उनके वहाँ पे रुकते हैं। और इधर पे जो मिसेस बेनेट है, इनके भाई मिस्टर गार्डिनर और उनकी वाइफ मिसेस गार्डिनर, ये जो कपल है ये इनके यहाँ मिलने के लिए आते हैं। तो इनको जब पता चलता है कि जेन की शादी टूट गई तो उनको बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं कि हमें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, और जेन इतनी प्यारी बच्ची, उसके साथ कोई ऐसे करेगा। तो वो बोलते हैं कि अब क्योंकि वो बेचारी इतनी परेशान है, तुम एक काम करो, थोड़े दिनों के लिए ये जगह छोड़ के हमारे साथ लंदन चलो, थोड़े टाइम शहर में रह लेना। तो जेन भी सोचती है कि हाँ वैसे अच्छा आइडिया, और उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप जगती है कि जो डार्सी और बिंगली है वो लोग भी सब वहीं लंदन में है। तो इसको लगता है कि शायद मैं वहाँ जाऊँ तो कभी कोई चांस है कि मैं उससे मिल लूँ शायद। तो वो बोलती है कि ठीक है मैं आप लोग के साथ चलती हूँ, आपके वहाँ पे थोड़े दिन रहूँ। जो मिसेस गार्डिनर है वो एलिजाबेथ को पूछती है कि तुम्हारा विक्रम के साथ क्या सीन है, तुम लोग आगे कुछ सोच रहे हो क्या शादी वादी के लिए। तो एलिजाबेथ बोलती है कि देखते हैं, अभी कुछ पक्का नहीं है, डिपेंड्स ऑन टाइम, जो भी कुछ होगा बताया जाएगा। और फिर इधर पे जो शार्लेट और कॉलिंस है, इनकी शादी हो जाती है। तो शार्लेट एलिजाबेथ, क्योंकि ये लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो वो उसको बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरे घर पे मुझसे मिलने आना। और वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। और इधर जो जेन है वो लंदन पहुँच चुकी है, और लंदन पहुँच के उसने जो कैरोलाइन बिंगली है उसको चिट्ठी लिखी, उसको बताया कि मैं लंदन में ही हूँ, अगर तुम्हें कभी मिलना हो तो हम लोग यहाँ आके मिल लेंगे। तो उसकी चिट्ठी का जो कैरोलाइन है वो कोई अच्छे से जवाब नहीं देती है, ऐसे ही थोड़ा रूडली जवाब देती है, जो कि पढ़ के जो जेन है उसको और बुरा लगता है, क्योंकि उसको अभी तक एटलीस्ट उम्मीद थी कि शायद कभी हम मिल जाएंगे या कुछ, या एटलीस्ट कैरोलाइन अगर मिस्टर बिंगली को बताएगी कि मैं यहाँ पे हूँ तो वो शायद मिलने आ जाए। लेकिन इसका लेटर का जवाब सुन के उसका दिल और टूट जाता है। तो वो जब एलिजाबेथ को सब कुछ बताती है तो एलिजाबेथ को और गुस्सा आता है डार्सी पे, बट वो कुछ कर नहीं सकती है। अब ऐसे ही 3-4 महीने गुजर जाते हैं और उनके पास कुछ करने को नहीं होता है। तो एलिजाबेथ जो है वो बोलती है कि ठीक है मैं शार्लेट के घर जाती हूँ, उससे मिल के आऊँगी। तो वो जब शार्लेट से मिलने के लिए उसके घर पहुँचती तो वो देखती है कि जो कॉलिंस है वो अभी भी वैसे ही है, दिखावा, बनावटी और झूठे, जो ऊपर ऊपर से दिखाना, और वैसे ही बोरिंग इंसान, उसमें कुछ भी नया नहीं है। और अब क्योंकि उसको डीजी ने शादी करने से मना किया था, तो उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिखाना है कि देखो तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, तुमने ये मिस कर दिया मुझसे शादी ना करके। तो जो घर है वो देखती है कि घर वगैरह सब कुछ अच्छा है, गार्डन अच्छा है और जो सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कॉलिंस पसंद नहीं है, राइट। तो वो देखती है लेकिन कॉलिंस भी घर पे ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, और जब वो घर पे नहीं होता है तो शार्लेट ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो ये तो शार्लेट से बात करती रहती है और पूछती कि अच्छा फिर वो मिस कैथरीन कैसी है, जो लेडी कैथरीन है वो, उनको सब अच्छे से रखती है कि नहीं। तो वो बोली, शार्लेट बताती है कि हाँ लेडी कैथरीन अच्छी है, उसकी एक बेटी भी है। तो वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, उतने में जो लेडी कैथरीन है वो उनके घर पे आ जाती है, दरवाजे पे खड़े खड़े रह के बात करती है, और फिर वो चली जाती है वहाँ से। तो जो एलिजाबेथ है वो भी उनको ऐसे सिर्फ बो करते, जो हम झुकते हैं, झुक के विश करती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। क्योंकि एलिजाबेथ उन लोगों में से नहीं है कि किसी बड़े इंसान को देखा तो वो सडनली उसकी चाटुकारिता करने लगेगी या आगे पीछे दुम हिलाना, ये सब चीज़ें उसको नहीं पसंद है। उसके लिए इंसान मैटर करता है कि इंसान कैसा है, भले वो किसी भी पोस्ट पे हो या कितना ही बड़ा है कितना भी छोटा हो, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं कॉलिंस उसका जस्ट उल्टा है। तो इसीलिए वो सिर्फ नॉर्मल अपना हेलो नमस्ते करके फिर वो वहाँ से हट जाती है। उसे कोई शौक नहीं है कि लेडी कैथरीन बड़े लोग हैं तो अब मैं उनके आगे पीछे घूमूं। तो अब जो लेडी कैथरीन है वो इन लोगों को चाय के लिए इनवाइट करती है कि तुम लोग नेक्स्ट शाम को हमारे घर पे आके चाय पियो।
तो जो कॉलिन्स है वो वापस इसमें दिखाता है कि हाँ देखा, हम तो वैसे भी उनके वहाँ आए दिन चाय पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, और हफ्ते में हर कम से कम 3 या 4 दिन तो हम वहीं पे रहते हैं, और वो इतनी अच्छी, वो हमें टांगा से घर भिजवाती हैं, हमें कभी अकेले नहीं जाने देती, और वो है ही इतनी अच्छी, क्या कर सकते हैं। और वो बोलता है कि तुम लेकिन चिंता मत करो बहन, अगर तुम्हारे जो भी जैसे पुराने कपड़े हैं, जो भी कुछ है, तुम वही पहन के आ जाओ, वो लेडी कैथरीन बुरा नहीं मानेंगी। तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा नीचा दिखा रहा है कि जो भी कुछ है तेरा सिंपल पहन ले, कोई बात नहीं, चलेगा। तो जब ये लोग उनके घर जाते हैं तो उनका घर बहुत बड़ा रहता है, लेडी कैथरीन का घर, गार्डन बहुत बड़ा है, और जो खाना है वो भी बहुत अच्छा है, खाना बहुत टेस्टी, बहुत लाविश है सब कुछ। फिर सब होने के बाद लेडी कैथरीन जो है वो एलिजाबेथ से बात करने लगती है कि अच्छा तुम कितनी बहनें हो, और तुमने पढ़ाई कहाँ की, तुम कितने साल की हो, ये वो सब बात करती है। तो फिर वो बोलती है अच्छा तुम्हें पढ़ाने के लिए कौन था। तो बोलती कोई नहीं, हम लोग घर पे ही रहते थे, मम्मी पापा ही हमको पढ़ाते थे। तो बोलती तुम्हारी कोई गवर्नेंस नहीं थी, ऐसे कैसे हो सकता है, और तुम में से किसी की शादी भी नहीं हुई, बाप रे, और तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो। और फिर वो पूछती कि तुम्हें आता होगा ना गाना वगैरह बजाते। तो वो बोलती कि नहीं, मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है, मेरी एक बहन को आता है, बाकी मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है। तो जो लेडी कैथरीन है उसको बहुत, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रूव नहीं करती है कि लड़कियां, जो अच्छे घर की लड़कियां, उनको ये सब कुछ तो आना ही चाहिए, उनको लड़कियों की तरह रहना चाहिए। तो जैसी एलिजाबेथ है, उन्हें बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि ये लड़की ऐसे कैसी है। तो अब जो एलिजाबेथ है, इसका टाइम ऐसे ही कट रहा होता है, ऑलमोस्ट 1 महीना निकल जाता है कि ऐसे ही सब वो गार्डन वार्डन में घूमती है अकेले, शार्लेट के साथ जाती है, ऐसे टाइम पास कर रही होती है वो। कि तभी ऐसा होता है क्योंकि डार्सी जो है वो लेडी कैथरीन का नेफ्यू है ना, तो वो और कर्नल फिट्स विलियम ये लोग वहाँ पे रहने के लिए आ जाते हैं अपनी आंट के वहाँ पे। तो जो कर्नल फिट्स विलियम है ये भी काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और दिखने में भी अच्छे हैं, और बात करने में भी अच्छे हैं, वेल ब्रेड, पढ़े लिखे, अच्छे से बात करने वाले इंसान हैं। तो ये लोग सभी काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं कि चलो एक और अच्छा इंसान जिससे हम बात कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे आया है। तो एलिजाबेथ भी थोड़ी खुश होती क्योंकि उससे उनकी थोड़ी बनती, क्योंकि बाकी तो उसको वहाँ इतना कोई बात करने के लिए मिल नहीं रहा था एक्सेप्ट फॉर शार्लेट। तो उसको अच्छा लगता है कि चलो कोई है यहाँ पे जिससे बात कर सकते हैं। तो अब जो लेडी कैथरीन है वो बहुत इंटरप्ट करती है हर किसी के काम में, जो होता है ना कि भले वो उसकी मतलब का है कि नहीं है, लेकिन उनको दूसरों के काम में अपनी टांग अड़ानी है, अपना ओपिनियन देना ही है, अपनी एडवाइस डालनी है उनको। तो अब एक दिन क्या होता है कि जो कर्नल फिट्स विलियम है और जो एलिजाबेथ है, ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो लेडी कैथरीन बोलती है कि अच्छा म्यूज़िक के बारे में क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो डार्सी भी बोलता है कि हाँ मुझे भी सुनना है, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो वो बोलती है कि हाँ डार्सी की जो बहन है वो भी बहुत अच्छा गाना वाना बजाती है। तो डार्सी बोलता है कि हाँ वो अच्छे से बजाती है। तो फिर ये बोलती है कि हाँ तुम ना उसको बोलो कि अच्छे से प्रैक्टिस किया करे। तो डार्सी जवाब देता है कि हाँ वो करती है प्रैक्टिस, उसको आपकी इस एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि फिर वो अपनी बड़ाई करने लगती है खुद ही, लेडी कैथरीन की, हाँ मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई सीखे, मैं तो शार्लेट को भी बोलती हूँ कि तुम मेरे घर में आके पियानो बजा लिया करो, वैसे भी रखा ही रहता है, और मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की को ये सब चीज़ें आनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, मैं तो हमेशा ऐसी भलाई करती हूँ लोगों की। और वहाँ पे भी एक किसी और का नाम लेके बोलती है कि उस औरत की बच्ची को भी मैंने ही बोला कि तुम आके सीखो, तो वो अब क्या गाना बजने लग गया क्योंकि मेरी वजह से, अपनी तारीफ़ करना बस। तो अब ये सब देख के कहीं ना कहीं डार्सी भी थोड़ा एम्बारस हो रहा होता है कि इसकी जो आंटी है चुप भी नहीं हो रही है। फिर इन लोगों का कॉन्वर्सेशन चालू हो जाता है, कर्नल फिट्जविलियम, डार्सी और एलिजाबेथ का। तो ये लोग जब बात करते हैं तो एलिजाबेथ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि आपको पता है ये पहली बार जब हमारे वहाँ आया था हर्टफोर्डशायर में, तो इसने किसी के साथ डांस नहीं किया, और ये मुंह बना के ऐसे ही मुंह फुला के बैठा हुआ था पूरी पार्टी में। तो कर्नल भी हंसता है, और डार्सी जो बोलता है कि अच्छा तो तुम अब मुझ पर गुस्सा उतार रही हो। तो एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं मुझे कोई गुस्सा वुस्सा नहीं, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो डार्सी जो है वो बोलता है कि अगर मुझे कोई प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराता तो मैं शायद डांस कर सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, या मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो कि बस सडनली किसी के भी साथ जाके डांस करे या किसी भी एकदम बात करने लगे, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और फिर ये लोग ऐसी इनकी बात नॉर्मल चलती रहती है। अब अगले दिन जब एलिजाबेथ शार्लेट के घर में अकेले होती है, शार्लेट भी बाहर चली गई होती है और कॉलिन्स भी बाहर गए होते हैं, तो ये अकेले बैठी होती है, तभी डार्सी उसके दरवाजे पे आता है, और डार्सी आके उससे ऐसी नॉर्मल बातें करते हैं कि अच्छा तुम्हारी बहन कैसी है, और घर में सब लोग कैसे हैं। और फिर बोलता है कि अच्छा शार्लेट का घर कैसा है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन बहुत दूर है हमारे घर से। तो वो बोला कि कहाँ, इतना दूर भी तो नहीं है। तो बोलती कि नहीं, इतने माइल का डिस्टेंस है तो काफ़ी ज़्यादा है, एक दिन तो पूरा लग जाता है ट्रैवल करने में, ये वो ऐसी से बात होती है। और फिर उतने में शार्लेट जब वापस आ जाती है तो डार्सी बोलता है अच्छा ठीक है अभी हो गया तो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो एलिजाबेथ भी थोड़ा डाउट में रहती कि ऐसे क्यों आया ये, मतलब मिलने और बात करने, इसको क्या पड़ी, अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकता, उसको थोड़ा अजीब लगता है। और शार्लेट भी उसको यही बोलती है कि मुझे लगता है कि उसको तुमसे प्यार हो गया इसीलिए वो इस तरीके से आया, वरना क्यों ही आता है ऐसे बात करने।
और फिर ये लोग जब बात करते हैं तो शार्लेट उसको सजेस्ट करती है कि तुझे ना वो कर्नल फिट्जविलियम से शादी कर लेनी चाहिए, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि बस हो गया, वो फिर उसके इस सजेशन को इग्नोर कर देती है। अगले दिन जो एलिजाबेथ है वो ऐसे ही अपने गार्डन में वॉक पे जा रही होती है, तो उसको कर्नल फिट्जविलियम मिल जाते हैं रास्ते में। तो वो बोलती है कि ठीक है चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं साथ में, मैं चली रही हूँ तो तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो जा चलते हैं, तो वो बात कर रहे होते हैं। तो वो पूछती है कि आप लोगों का कब तक यहाँ रुकने का प्लान है। तो कर्नल जो है वो जवाब देता है कि मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए, अब अगर डार्सी जैसी अगर इसने वापस प्लान नहीं कैंसिल किया तो हम लोग जल्दी चले जाएंगे। तो वो बोलती है वापस प्लान नहीं कैंसिल किया मतलब, क्योंकि उसने पहले भी एक दो बार जाना था उनको लेकिन उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। तो फिर ये लोग डार्सी के बारे में बात करते हैं। तो वो बताता है कि जो मिस डार्सी है उसकी गार्जियनशिप में मैं भी डार्सी के साथ में हूँ और हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। फिर वो बोलता है कि बहुत अच्छी लड़की है वो, चुपचाप रहती है, शांत रहती है, अच्छी लड़की है वो। तो एलिजाबेथ सुनती है, बोलती है कि अच्छा। और फिर वो एकदम बिंगली का टॉपिक निकालती है कि बिंगली उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो बहुत ही अच्छे दोस्त है एक दूसरे के, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, डार्सी और बिंगली। फिर वो बताता है बात करते करते कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि डार्सी ने मुझे बताया है कि लास्ट समर वो लोग, बिंगली जो है उसकी उसको एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी और ऑलमोस्ट वो उससे शादी करने वाला था, लेकिन वो घर बहुत गलत था और वो शादी करने से, वो गलत जगह शादी करने से डार्सी ने बिंगली को बचा लिया। तो अब एलिजाबेथ को पता है कि वो जेन की बात कर रहा है क्योंकि वो जेन से ही मिला था। तो वो बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्यों उसको क्या परेशानी थी वो लड़की से या कुछ। तो फिट्जविलियम बोलता है कि मुझे ये सब तो नहीं पता, हम लोग इतनी बात तो नहीं करते, लेकिन उसने बस इतना ही बताया कि वो गलत घर में उसकी शादी होने से उसने अपने दोस्त को बचा लिया। तो अब ये सुन के जो एलिजाबेथ है उसका और दिमाग खराब हो जाता है कि इसी ने शादी तोड़वाई। अब तो पक्का ही हो गया ना कि उसी ने शादी तोड़वाई और कोई रीज़न है ही नहीं। तो तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट की सारी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, आप प्लीज़ वो लिंक्स पे जाइए और नेक्स्ट पार्ट को पूरा वीडियो देखिए, तो आपको ये स्टोरी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर अगर आप इसके बाद बुक पढ़ते भी हैं तो आपको ईजिली सारी स्टोरी एकदम समझ में आ जाएगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक।